नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अपना प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ पे उपचुनावों से लेके जो पहले उपचुनाव हुए, चाहे लोकसभा का हुआ, चाहे 3 विधानसभा क्षेत्रों के हुए, फिर जनरल इलेक्शन हुए विधानसभा के। कुछ गलत निर्णय जो लिए वो पार्टी पे भारी पड़ते जा रहे हैं। काडर की नाराज़गी भी कहीं न कहीं होती जा रही है। नया वोट बैंक तो वो जोड़ रहे हैं, लेकिन पुराने को वो एकजुट नहीं रख पा रहे। अब जेपी नड्डा जी के वहाँ से जो फैसले हुए हैं, उनसे भाजपा के अंदर एक बगावत सुलगती हुई नज़र आ रही है। कारण ये है कि उन्होंने 6 कांग्रेस के बागियों के टिकट दे दिए हैं और 3 निर्दलियों की एंट्री करा ली है। उनकी जैसे ही वो सीट खाली होगी, उसकी नोटिफ़िकेशन विधानसभा अध्यक्ष करेंगे उनके इस्तीफे स्वीकार करके, उसके बाद वहाँ पे भी वो 3 बागियों को टिकट दे दे दिए जाएँगे। ज़ाहिर है इससे एक बड़ा विद्रोह हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ा हो गया है। डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जो कभी एचबीसी में थे और एचबीसी के साथ सरकार बनाई थी उनके सहयोग से, वो भाजपा से लगातार उसके बाद शामिल हुए, टिकट पे चुनाव लड़ते रहे, जीते, कभी हारे और पिछली बार वो मंत्री थे। उनका टिकट भी काट दिया गया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय या फिर अगर कांग्रेस का कोई प्रस्ताव उनको मिलता है, तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ ही लाहौल-स्पीति के तीनों भाजपा मंडलों के पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। वहीं पे रंजीत राणा सुजानपुर से जो मात्र 399 वोटों से राजेंद्र राणा से हारे थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय तौर पे चुनाव में उतरेंगे। वहीं पे राकेश चौधरी जो मात्र 3000 कुछ वो मतों से सुधीर शर्मा से कांग्रेस के प्रत्याशी से पराजित हुए हैं थे इन चुनावों में। सुधीर शर्मा की एंट्री का उन्होंने भी विरोध कर दिया है और वो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है धर्मशाला में, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो भी चुनाव में उतरेंगे। राकेश कालिया पूर्व विधायक हालाँकि कांग्रेस के थे, लेकिन चैतन्य को टिकट मिलने के विरोध में वो शामिल हुए थे भाजपा में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। रमेश दवाला ने भी नाराज़गी जता दी है होशियार सिंह की एंट्री से। वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि वो कुछ दिन सोच विचार करके निर्णय लेंगे कि अगली कार्रवाई क्या की जाएगी। वीरेंद्र कंवर वही हैं जिन्होंने धूमल साहब जब राजेंद्र राणा से हारे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सीट छोड़ूँगा धूमल साहब के लिए ताकि वो मुख्यमंत्री बने। शायद उनको पार्ट कई लोगों के निशाने पे थे वो उनके वहाँ पे भी भुट्टो को टिकट दे दिया गया है। लखविंदर राणा जो कांग्रेस में थे, भाजपा में शामिल हुए चुनावों से पहले, उन्होंने भी भरे मन से कहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर मैं कांग्रेस में रहता, जीतता भी और मंत्री भी बनता, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कई लोगों ने और भी कई लोग हैं, ये लगातार चल रहा है। तो इन रूठों को कैसे मनाया जाएगा? क्योंकि भाजपा के अंदर क्या जेपी नड्डा ने खुद एक नया इम्तिहान खड़ा कर दिया अपने प्रदेश में। लोकसभा चुनावों के साथ-साथ उपचुनावों की नौबत उन्होंने ला दी है। क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े जुड़े हैं। मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और राहुल गांधी जी के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमाचल प्रदेश के, राजनीतिक मसलों की अच्छी समझ रखते हैं। तो मैं उदयवीर जी आपसे जानना चाहूँगा, ये नया घटनाक्रम जो चला है, क्या जेपी नड्डा कोई एक नई टीम तैयार करने जा रहे हैं, इस तरह के लोगों को पार्टी में एंट्री करके काडर नाराज हो रहा है और खुलकर उनकी चीजें अब सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में और भी आएँगी, तो इसके क्या परिणाम रहेंगे? ये जो बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बता रही है, इसने अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा बवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में ही खड़ा कर दिया तो गलत नहीं होगा। वजह यही है कि नए जोड़ने के चक्कर में पुराने इतने तोड़ के रख दिए, एक तो होता है वैसे तोड़ दिए, वैसे ही तोड़ के रख दिए, इमोशनली पॉलिटिकली वो ब्रेकअप बीजेपी में नजर आने शुरू हो चुका है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या अगर जिस तरह से आपने कहा डॉक्टर साहब कि नड्डा जी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर नड्डा जी की वजह से हो रही हैं तो नड्डा जी के कहने पर उनका अगला सेनापति कौन है जो ऐसी कवायदों को अंजाम दे रहा है। तो प्रदेश भाजपा और राष्ट्रीय भाजपा दोनों एक तरह से जिसे ये कहा जा सकता है कि अपने कैडर के लिए ही ईमानदार नजर नहीं आ रहे हैं। और जो माहौल अभी तक बना हुआ, आपने बिल्कुल ठीक बोला
कि जिसको जो भी सूट कर रहा है उसके हिसाब से वो बगावत कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो आपने ये भी कही कि वीरेंद्र कंवर एक कद्दावर नेता, और एक बात आपने कही कि उस वक्त भी उनके दुश्मन कम नहीं थे जब उन्होंने ये कहा था कि मैं धूमल साहब के लिए सीट छोड़ता हूं ताकि वो मुख्यमंत्री बन सके। तो जी एक बार फिर वही चीज आ रही है डॉक्टर साहब सामने कि उस वक्त धूमल को रोकने के लिए था, अब किसको रोकने के लिए है और उसकी वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो बीजेपी के अंदर है। इसी से जी इनकार नहीं किया जा सकता डॉक्टर साहब। जी लेकिन काडर की नाराजगी इन उपचुनावों में कहीं भारी भी पड़ सकती है उदय जी, क्योंकि लोग नाराज हैं और सुनने में आ रहा है कि गुप्त बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और जो बिल्कुल। एक प्रयास हो रहा है कि होशियार सिंह देखिए अनुराग के धुर विरोधी थे, उनका स्वागत कर रहे हैं, कौन को लोग कर रहे हैं, पार्लियामेंट के प्रभारी कर रहे हैं वहां के जो लगाए हैं। और कार्यालय के दरवाजे पे ताला लगा दिया जाता है जब वहां के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व मंत्री रमेश धवाला कार्यालय में बैठक के लिए जाते हैं। तो इस तरह के जी कई चीजें हो रही हैं, वो कहीं महंगी तो नहीं पड़ जाएंगी, क्योंकि जब भी इनसे बात कर रहे हैं ये लोग तो चाहे बिंदल जी हैं, राज्याध्यक्ष हैं, चाहे जयराम ठाकुर जी हैं, नेता प्रतिपक्ष, चाहे अन्य लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हाईकमान का फैसला है। हाईकमान कौन है? जेपी नड्डा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हिमाचल से हैं। तो हाईकमान का फैसला, लोगों का कहना कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो हाईकमान के फैसले का कितना आदर होगा इन उपचुनावों में? देखिए डॉक्टर साहब, इस बार बीजेपी ने जो करैक्टर अपना दिखाया है वो प्रदेश में आज तक कभी नहीं हुआ, ये भी एक सच्चाई है, इससे भी मुंह नहीं फेरा जा सकता। और जिन लोगों को इन्होंने 6 की 6 टिकटें दी हैं उसमें छक्के खुद बीजेपी के छूटते हुए नजर आ रहे हैं। ये चाहे कुछ भी कहें बीजेपी या इनके नेता कुछ भी कहें, लेकिन ये सच्चाई है डॉक्टर साहब कि जैसे धवाला का जिक्र किया, मैं कल देहरा में था तो धवाला साहब वहां से गायब थे। इसी तरह से जो आधा भाजपा का मंडल जो है वो आधा था वहां पे, तो बकाया जो लोग थे वो एब्सेंट थे। तो अब जब हाईकमान की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, और वो भी उस दौर में जब सूबे से ही जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां पे बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल एक साफ दिख रहा है कि इन लोगों के बीजेपी और कांग्रेस से जो छूट के गए हैं, इनके करैक्टर के सामने अब एक आम आदमी का करैक्टर खड़ा हो गया है। और अगर हिमाचल की सोशल साइकोलॉजी को देखा जाए तो ये सच में एक इतना बड़ा एसिड टेस्ट है कि जिसमें कोई भी झुलस सकता है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो ये भी सच है कि कांग्रेस में जिस तरह से बवाल हुआ उसकी वजह भी कांग्रेसी नेता ही है, जिस तरह से भाजपा में अभी ये है कि जी नड्डा जिम्मेवार है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बिना इससे देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिम्मेदार माना जा रहा है कि अगर उन्होंने ऐसी कवायदे नहीं की होती तो शायद ऐसी नौबत ना आती। कल होशियार सिंह से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने माना कि मुकेश जी अग्निहोत्री बहुत बढ़िया लीडर हैं इन कंपैरिजन टू सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑन रिकॉर्ड की ही जी उन्होंने ये चीज। हाँ तो जी कंपैरिजन तो कहीं ना कहीं पे हो चुका है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, अभी हमारे साथ परिचर्चा में मनमोहन कटोच यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ये पुराने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी मौजूदा अध्यक्ष निगम भंडारी ही हैं। तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं ये, अगर मैं कहूं कि सियासी तौर पर स्यापा तो है ही कि अपने लोगों को इग्नोर करने की आदत। आज ये मनमोहन कटोच भी सड़क पे, निगम भंडारी भी सड़क पे, और खुद मौका जो है वो कांग्रेस ने दिया था। और फर्क सिर्फ इतना सा रहा कि एक बड़े स्तर पर जो पंगा कांग्रेस के अंदर था, वही अगर मैं कहूं कि सियासत में मरे हुए सांप वो अपने गले में डालने थे, तो भाजपा ने बहुत सारी चीजें ऐसी कर दी कि मतलब इनके गले में भी कोई कम समस्याओं के सांप नहीं लटके हैं अभी। वो कैसे आगे जाके रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी सर। जी विवेक जी, दूसरे की लड़ाई को न्योता देके अपने घर में बुला लिया गया है पूरी तरह। जो भाजपा का आज का जो परिदृश्य बता रहा है कि उन लोगों को ले आए और अपनों को अब नाराज कर दिया है, और उनको मनाने का सिलसिला भी आपके नेताओं ने शुरू कर दिया है। लेकिन आपके नेता यही बोल रहे हैं कि हाईकमान का फैसला था। उनका कहना था कि ये लोगों की पार्टी है, बात सुनती है, और कोई सर्वे नहीं कराया। वीरेंद्र कंवर जी का कहना है कि पुनर्विचार करें, नहीं तो वो बाद में कोई निर्णय लेंगे। इसी तरह से कुछ लोगों ने तो ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरे की लड़ाई क्यों मोल ले ली? क्या जरूरत पड़ गई थी? और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे कन्विंस, किन लोगों ने कन्विंस कर दिया कि वो इस कदर उतारू हो गए कि अब उपचुनावों की भी आग में
जूझेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी तरह प्लेटफॉर्म मैदान खाली नहीं दिख रहा है। कांग्रेस सत्ता में है यहाँ पे, और जो ये चीजें हुई हैं उसको लेके एक कहीं ना कहीं जन भावना कांग्रेस अपने हक में बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकार तोड़ने की कोशिश की गई धन बल से। जी डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद। हमने कई बार आपके साथ डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आपने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व रखने का जो दायित्व दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा आज, क्योंकि मुझे वो अवसर प्रदान किया गया है जो शायद मुझे ना मिलता। मैं आपके समक्ष कुछ विषय रखना चाहता हूं और मुझे लगता है थोड़ा समय आपको मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि विषय हमसे संबंधित है। जब ये पूरा सिस्टम प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस लगभग 43 लोगों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ ये सत्ता में थी, और एक चुनाव के पश्चात वो 34 पे आ गई। ये वास्तु स्थिति है जिसे आप नकार नहीं सकते। और इससे पूरा जो घटनाक्रम उत्पन्न हुआ उसमें 3 बिंदु पैदा हुए। पहला कि कांग्रेस के 6 विधायकों द्वारा भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया गया। 15 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करके बजट पर पास करवाया गया। वह 6 विधायकों को शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष को जो शिकायत दी उन्हें निलंबित किया गया। और इस घटनाक्रम से जो विवाद उत्पन्न हुआ उसमें 6 विधायकों ने अब जो वोट दिया हमारे राज्यसभा के प्रत्याशी को, वो कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट को दिखा कर दिया, और 6+3 9 विधायक को अप्रत्यक्ष रूप से यहां से जाना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस को आज आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, जो उग्र रूप से धारण कर चुकी है। अब प्रश्न उठता है भाजपा का, जो विषय आपने लिया। भाजपा में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि भाजपा में पद नहीं दिए जाते, भाजपा में दायित्व दिए जाते हैं। ये एक मूल सैद्धांतिक विषय है जिसे मुझे लगता है हम सबको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि विषय यहीं से प्रारंभ होता है। हमारे कार्यकर्ता की उपयोगिता, उसकी कार्यक्षमता और योग्यता जो पार्टी उपयोग करती है वो केवल और केवल राष्ट्र निर्माण के दृष्टि से करती है। हम किसी को खुश करने के लिए, खुश करने की पद्धति से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी में 3 तरह के लोग हैं। 5% लोग वो हैं जो मूल रूप से सिद्धांतिक तौर से भारतीय जनता पार्टी में भेजे जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि आपने ये मूल विचार को वहां पर जाकर के इसका सरलीकरण करना है, और वो 5% लोग ही भारतीय जनता पार्टी का ये मूल विचारधारा है। 10% लोग वो हैं इस पार्टी में जो लोग राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का के प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का में सहायक सिद्ध होते हैं। मैं उदाहरण देकर बताऊंगा, एक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व के हिसाब से बताऊंगा। ये ठीक है कि 85% लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होकर आते हैं। ये जो आकर्षित होकर आते हैं, इनको पद भी चाहिए होते हैं, इनको दायित्व भी चाहिए होते हैं, इनको झंडियां भी चाहिए होती हैं, इनको डंडियां भी चाहिए होती हैं, और इनको दायित्व भी चाहिए होते हैं। अब ये है वो 85%, जिस 85% का उदयवीर जी ने भी अभी यहाँ पर जिक्र किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है वो 5% और जो 10% वाला है, उसकी जड़ इतनी मजबूत है, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बड़ा उलटफेर उस धरती को नहीं हिला सकता। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। आज ही एक टिकट दिया है वेस्ट बंगाल में रेखा पात्रा को। ये वो महिला है जिसके ऊपर वहां पर उत्पीड़न हुआ, सब जानते हैं। एस जयशंकर भारतीय जनता पार्टी में आए नहीं है, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उनको भेजा गया है। अजीत डोभाल, उनको भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया है, वो आए नहीं है, वो इस राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, उनको मिल कुछ नहीं रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको भेजा गया था कि आप जाइए और जाकर करिए, अदरवाइज वो डॉक्टर थे पेशे से, घर बैठते करोड़ों रुपया कमाते, उन्होंने अपना जीवन छोड़ के ये सब कुछ किया। दीनदयाल उपाध्याय, वो लोग आए थे, अपना संघर्ष कर रहे जीवन में आए थे। और मैं ये बता दूं कि शांता कुमार जी के समय में भी भारतीय जनता पार्टी में हो, या चाहे आज मैं बताऊं कि एम सुधा मूर्ति, जिनका दामाद इस समय यूके का प्रेसिडेंट है,
उन्हें अगर राज्यसभा में भेजा गया है तो शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए भेजा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है इसे हमें समझने की आवश्यकता है। रहा सवाल राजनीतिक दृष्टिकोण का, जो आपने हिमाचल का विषय उठाया, देखिए नाराज होना अपने नेताओं के प्रति, अपने उसके प्रति एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं है। आप तो नॉमिनेशन की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जिस दिन ये इन्होंने ना, नॉमिनेशन तो बड़ी दूर की बात है, ये अंतिम जिस दिन वोट पड़ेगा उससे भी एक दिन पहले हम इनको बिठाने का प्रयास करेंगे। हम इतने प्रयासरत हैं जी। आप प्रयासरत हैं विवेक जी, लेकिन देखिए आपने जिस भाजपा की बात की, जिस जनसंघ की बात की, शांता कुमार जी ने कितने भारी मन से क्या कहा है, सबने सुना है और काफी वायरल हुआ है वो चीजें। भाजपा में वो सिद्धांत, अब वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में भी ये सिद्धांत नहीं बचे हैं, जिन सिद्धांतों पे समर्पित कार्यकर्ता की उन्होंने बात की थी, जो आपने भी कही। तो क्या आपने कहा कि पद नहीं, हम दायित्व देते हैं। ये जो 9 लोग आए हैं, इन्होंने कभी पार्टी के लिए कोई काम किया ना, ये कार्यकर्ता है ना इनकी क्षमता है, तो फिर सीधे टिकट इनको क्यों दे दिए गए? पहले सिखाते हैं इनको, पार्टी का अनुशासन सिखाते, कम से कम दूसरे लोग भी सीखते। आपका एक नेता तैयार होने में समय लगता है, मेहनत लगती है, और जिन नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं उन्होंने लंबे समय से काम किया है, जो आप बिल्कुल खाली बैठ जाएंगे। जी। हमारा कार्यकर्ता है तो वो सदैव 24/7 हर समय वो तैयार रहता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। 370 इस देश में हटी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। सीए आया, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। ये नेशनल हाईवेज बने, एम्स बने इस देश में, आईआईटी बनी, ट्रिपल आईटीज बनी, भारतीय जनता पार्टी का निरंतर प्रक्रिया है, विकास की निरंतर प्रक्रिया है विवेक जी। ये कोई भी सरकार आएगी उसको करने पड़ेंगे, जरूरत के अनुसार काम करने पड़ेंगे। जब ट्रैफिक बढ़ेगा, सड़कें चौड़ी होंगी, 4 लेन, 8 लेन, 12 लेन सब बनेंगे, वो चीजें चलेंगी, निरंतर चलेगी। लेकिन अभी सवाल मेरा ये है कि जेपी नड्डा जी ने अपने ही घर में क्यों सुलगा दी आग? सवाल ये। मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि मुझे आज थोड़ा समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा ताकि मैं अपना विषय राष्ट्रीय लेवल पे चले जा रहे हैं, मेरा लेवल थोड़ा हिमाचल पे। मैं बिल्कुल आपके मंडल के स्तर से, मैं तो बूथ स्तर पे आऊंगा, क्योंकि हम चुनाव के स्तर पे लड़ रहे हैं, हम मंडल स्तर पे भी चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारा तो बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ लोकसभा के सांसद या विधानसभा का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ तो बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, बूथ अध्यक्ष चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री को भी अपने बूथ पे जाना पड़ता है अपनी बूथ की मीटिंग लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये ठीक है कि कुछ लोगों की व्यक्तिगत ठेस होती है, ठेस पहुंची होगी, हम उसके लिए कार्यरत हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरी परिस्थिति जो थोड़ी बहुत दाएं बाएं हुई है हम उसको संभाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो प्रश्न आपने दूसरा उठाया कि इन जो 6 लोगों को आपने टिकट दे दिया है, अगर 3 की उसके बाद आते हैं तो आप क्या उनको भी टिकट देंगे या नहीं देंगे? मैं उसमें बता दूं, आप उनका भी सैक्रिफाइस समझिए, आप उनका भी सैक्रिफाइस समझिए। वो सिटिंग विधायक थे, उन्होंने रिजाइन किया है, रिजाइन करके दोबारा मैंडेट लेने जा रहे हैं। उनकी इस भावना को भी आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हर चीज को देखने के लिए केवल राजनीतिक चश्मा ही उपयुक्त नहीं है। हर चीज को देखने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का चश्मा ही पहनना आवश्यक नहीं है, उसके लिए वास्तविकता देखनी पड़ेगी। तीसरी बात, जो उदयवीर पठानिया जी ने 3 विषय उठाए जो उनके पूरे संदर्भ में मैंने कहा, उन्होंने कहा कि इनके सेनापति कौन होंगे। हमारा सेनापति तो वो है जो बूथ पे बैठा है, हमारी लड़ाई वो लड़ता है। हमारी लड़ाई लोकसभा का सांसद या विधानसभा का प्रत्याशी नहीं लड़ता, हम बूथ पे लड़ाई लड़ते हैं। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि उन्होंने सीट छोड़ने का किया था, वीरेंद्र कंवर जी ने कहा था, यही तो भारतीय जनता पार्टी का शिष्टाचार है कि उन्होंने धूमल जी के लिए कहा कि मैं सीट छोड़ देता हूं। तो उन्होंने भुट्टो के लिए तो नहीं कहा था कि मैं सीट छोड़ देता हूं।
ये शिष्टाचार है। मैं था जिसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। राजेंद्र राणा की वापसी के समय अनुराग जी ने ही उन्हें अंदर करवाया। यही भारतीय जनता पार्टी का शिष्टाचार है। इस शिष्टाचार के लिए कांग्रेस को समझना पड़ेगा। अनुराग जी के चेहरे पे भी क्या एक्सप्रेशन थे वो भी सबने देखे हैं उस दिन। और सुनिए, मेरा एक प्रश्न है विवेक जी, मेरा एक प्रश्न है, 14 माह पहले जिन नेताओं ने, जिन वर्कर ने आपके, जिन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उनके खिलाफ बोले हैं, उनकी कमियां गिनाई हैं, क्या वो उनकी खूबियां गिनाएंगे जब वो दूसरे लोग उनकी पार्टी में आ गए? ये 9 जगह पे तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। क्या आपने वर्कर इसलिए रखा है कि कभी हम उसको बोले इसको, इसके खिलाफ हो जा, आज इसके खिलाफ हो जा? तो ये स्थिति उनके लिए पैदा हो रही है। वर्कर खुद बोल रहा है यार हम कैसे अब उसके लिए वोट मांगे, हमें तो घर में बैठना पड़ेगा। ये स्थिति है आपके नेताओं की और वर्कर की इन 9 हफ्तों के अंदर जी। और यहाँ तक भी नारा लग गया गगरेट में, अनुराग से बैर नहीं, चैतन्य तेरी खैर नहीं, नारा लगाया आपके बीजेपी के वर्करों ने। यानी कि लोकसभा का वोट आपको मिलेगा, विधानसभा का मिलने पे संशय है। सिद्धांत समझता है, हमने चुनाव किया है एक विचारधारा के विरुद्ध, हमारे लिए कोई अनटचेबल नहीं है। और मैं आपको अनटचेबिलिटी का उदाहरण देता हूं। कल सुबह नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन पे बधाई देने गए और वही मुख्यमंत्री वो दस्तूर है विरोध करने की शिक्षा देकर चले गए। जाओ जाकर के, वो पुराना दस्तूर है, वो पुराना दस्तूर है। बधाइयां जन्मदिन पे दी जाती हैं, हम मूल विचारधारा राजभवन में एक दूसरे को रंग भी लगाया जाता है, ये दस्तूर चले हुए हैं, ये हमारा एक वो है। ये आपके शब्दों का बुना हुआ जाल हो सकता है। हम जब भी चुनाव लड़ते हैं, हम एक मूल विचारधारा के विरोध में चुनाव लड़ते हैं। हमारे लिए कोई अनटचेबल नहीं है और हमारे लिए किसी प्रकार का किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष विरोध नहीं है। मैं थोड़ा समय दे दें, मनमोहन जी को भी दे दें समय, मनमोहन जी को भी दे दें थोड़ा समय, अवसर तो दें ना। कल जब एनएसयूआई के बच्चों को वहां भेजा गया तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि इनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज कराने हैं क्योंकि इनके कैरियर का सवाल है। प्रश्न ये नहीं है, हम हमेशा राष्ट्र निर्माण में हमेशा औती डालते हैं। हमने कभी ये पहले मैं मनमोहन जी से ले लेता हूँ थोड़ा, मनमोहन जी के पास समय बहुत कम रह जाएगा, फिर आपके पास आऊंगा। मनमोहन जी, आपने देखा कि बड़ा मतलब एक नड्डा जी के जो फैसले हैं कहीं ना कहीं हिमाचल में गलत पड़ते दिख रहे हैं, बाकी प्रदेशों में उनके फैसले ठीक होते हैं और उनके लाभ भी मिलते हैं, कुछ जगह पे गलती होती है, लेकिन हिमाचल में लगातार उनके फैसलों को बिल्कुल वर्कर मानता नहीं है कहीं ना कहीं, और अब तो खुलकर विरोध हो रहा है और आने वाले दिनों में ये भड़केगा, मनाएंगे भी उनको, लेकिन जिनका राजनीतिक करियर दांव पे लग जाएगा वो मान के भी अपना सुसाइडल नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। और अब कांग्रेस की तरफ भी देख रहे हैं ये लोग और कांग्रेस भी शायद उनकी तरफ देख रही है, तो आप भी शायद अदला बदली में चलेंगे मुझे लगता है। जी मनमोहन जी। देखिए, राजनीति का जो दस्तूर पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है वो वहाँ हिमाचल भी अछूता नहीं रहा उससे। और जो एक डिटर्जेंट की जो फैक्ट्री खोल रखी है बीजेपी ने, नड्डा जी कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि पूरे देश में जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम है, मेरा नाम भी उनके बराबर होना चाहिए। और पिछले 14 महीने पहले से एक टीस इनके मन में लगी हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई, और इनका जो लेवल है वो बड़े नेताओं से थोड़ा कम इनको लगना शुरू हो गया था। तो यही कारण रहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इस तरह से एक जाल बुना कि उन लोगों को तोड़ा जाए जिनको अपने निजी हितों के कारण समाज से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको लोगों की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको अपने कामों और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना है, उन लोगों को तोड़ने का एक काम इन्होंने हिमाचल में नहीं पूरे देश में चालू कर रखा है। और बड़े भाई साहब अभी बोल रहे थे कि आकर्षण 85% लोगों का इनकी तरफ है। हाँ, आकर्षण अच्छे समय में हर व्यक्ति का रहता है, लेकिन आप ये जान लें कि जो प्रथा हमने चलाई है ये भविष्य में बड़ी नुकसानदायक हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे समाज के लिए एक नुकसानदायक वजह बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे 5% लोग वो हैं जिनको भेजा जाता है, मैं तो याद कराना चाहूंगा कि जो 5% लोग शांता कुमार जी हों, आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, जसवंत सिन्हा हों, इनके लोगों का क्या हाल रहा है पिछले 10 साल में,
उनके ऊपर भी थोड़ा ये चांदनी डालने का, रोशनी डालने का काम करेंगे तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। इसके अलावा इन्होंने जिस तरह से पूरे देश में जो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया उनको अपने साथ मिला के उनका जो करैक्टर था उसको साफ करने का जो काम किया है, ये भी एक नई व्यवस्था इन्होंने बनाई है पूरे देश में। और हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने जो अंगूठा रख के, जो 6 लोग हमारे महत्वाकांक्षी लोग थे और जो 3 कल परसों इस्तीफा देके गए हैं, उनके गले पे अंगूठा रख के इन्होंने अपने साथ शामिल करने की जो एक साजिश रची है। और ये साजिश एक बड़ा क्या बोल सकता हूँ कि हमारे हिमाचल के जो लोग हैं उनकी सोच के ऊपर एक कुठाराघात है। जिस तरह का इन्होंने नया एक सिस्टम और जिस तरह का नया रिवाज इन्होंने हिमाचल में चलाया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। इनके खुद के नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शांता कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे दिल को भी ठेस पहुंची है और मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की राजनीति हिमाचल में हो। और अगर ये अपने नेता को भी नहीं मानते, उनकी भावना को भी नहीं मानते, खैर वो तो नहीं मान रहे, आडवाणी जी को नहीं मानते ये लोग, जिसने इनको स्थापित करने का काम किया पिछले 20 साल में, उनको नहीं मानते तो ये किसको मानेंगे। इन्होंने कहा कि हम देश का सबसे बड़ा संगठन है और देश का सबसे बड़ा संगठन क्या कर रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। लोगों को पिक एंड चूज करता है, उनको यूज करता है, यूज करने के बाद उनको थ्रो करने का काम ये लोग करते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ बोल सकता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह को अपने साथ लिया, आज वो उनकी स्थिति क्या है। जो यूपी में रीता बहुगुणा जोशी को अपने साथ लिया, उनकी स्थिति क्या है। और यही हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इन्होंने अपने खास लिबास राकेश पठानिया को जिस तरह से खुडे लाइन लगाने का काम किया, इन्होंने अपने ही लोगों को जिस तरह से मारने का, वीरेंद्र कंवर रो रहे हैं, रामलाल मार्कंडे रो रहे। मैं तो कहूंगा रामलाल मार्कंडे जी, आप तो एनएसयूआई में थे, आइए वापस आ जाइए। आपको एनएसयूआई पुकार रही है, आपको युवा कांग्रेस पुकार रही है और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा अभी भूचाल इनके संगठन में आने वाला है। समय अच्छा काट लिया है, समय हमेशा अच्छा नहीं रहता। मैं इनको चेतावनी भी देना चाहूंगा और एक सलाह भी देना चाहूंगा कि गांठ बांध लें। समय जब बुरा आता है तो सारा बिखराव हो जाता है। जो 5-10% रहते हैं वही रह जाते हैं, 85% टाटा कर जाते हैं। और उस टाटा के इंतजार में आप ज्यादा समय नहीं है, आपको जल्दी वो 85% छोड़ के जाने वाले हैं, उसका ध्यान रहेगा। आप इनको और समय दें, मैं ये तो कहना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी अच्छी अभी समझा रहे हैं अपने संगठन को लेके। और भाजपा की ये नीति और भाजपा के लोगों की सोच रही है कि ये बोलते बहुत ज्यादा है, करते बहुत कम है। मैं इनको याद कराना चाहूंगा कि आईआईटी मनमोहन सिंह के समय में आई, एम्स मनमोहन सिंह के समय में आया। जिस तरह चलिए वो चीजें निरंतर प्रक्रिया है विकास की मनमोहन जी। और चलिए सड़कों मैं में जो जाल बिछना शुरू हुआ था उनका नाम ही नहीं लेते हैं, माननीय वाजपेयी जी का ये नाम ही नहीं लेते हैं, उनको भूल चुके हैं। वाजपेयी जी का बहुत योगदान है ग्रामीण सड़कों में, ये प्रधानमंत्री उनका ग्रामीण नाम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत आज बड़ी इनके योजना थी। दिमाग पे मोदी फोबिया छाया हुआ है, बड़े समय तक, लंबे समय तक रहेगा। जी मनमोहन जी, मैं उदयवीर जी के पास आता हूँ पहले। उदयवीर जी, ये जो प्रकरण हुआ, इसमें जो शहादत हो रही है वो सिर्फ धूमल साहब के लोगों की हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि जेपी नड्डा के हिमाचल में नई सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं अपने आने वाले वक्त के लिए? ऐसा कुछ है, कुछ हो रहा है कुछ ऐसा? मैं अभी वही, जिस तरह से विवेक भाई ने अभी एक जिक्र किया कि जब नेताओं की बात आए तो शिष्टाचार, और जब आम कार्यकर्ता की बात आए तब शिष्टाचार नहीं रहता, वहां पे अत्याचार की जो एक भूमिका है वो बंध जाती है। बड़ी सीधी सी बात थी, कांग्रेस ने बड़ी पहले ये कह दिया था, कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग जगह पे बैठ के, कि जो ये घेरने की व्यवस्था जो है वो स्पेशली धूमल फैमिली के लिए है। और उसमें भी हैरानी की बात है कि हर तरफ से एक शिकंजा जो था वो बीजेपी में कसा गया, और उन्हीं इलाकों में चाहे अब परिस्थितियां कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो माहौल ही कुछ ऐसा बना जिसमें ये लग रहा था कि यहाँ पर बैकफुट पर धकेलने का प्रयास जो है वो धूमल साहब की परिवार के लिए है। तो अब जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि एक प्रवक्ता कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, दूसरे प्रवक्ता उनका पक्ष रखेंगे, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा है वो भाजपा की वजह से यहाँ पर, और कांग्रेस की वजह से भी, दोनों पार्टियों की वजह से आम आदमी के करैक्टर की बात आ गई है कि आम आदमी कहाँ पे क्या सोचता है। अगर अभी तक की बात करें तो लोग क्यों आज की डेट में याद कर रहे हैं वीरभद्र सिंह का दौर और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का दौर? क्यों नहीं वो दौर चर्चा में आ रहा है जिसमें एक हाइप ऐसी क्रिएट की जा रही है कि उसमें नड्डा साहब पर्दे के पीछे, जयराम ठाकुर पर्दे के पीछे। तो
जो हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर रहा है हिमाचल का, आम आदमी का, उसके जो गुनाहगार हैं, अगर मैं आज की डेट में ये शब्द यूज करूं तो शायद गलत नहीं होगा, कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर के हैं। यहां पर तो जो एक नेता, सर्वाइवल की लड़ाई है। अब चंद 6 लोगों के सहारे कितने लोगों का सर्वाइवल और कितने लोगों की पॉलिटिकल डेथ होती है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि फंदा जो है वो बीजेपी ने अपने साथ कुछ एक अपने सीनियर लीडर्स के गले में भी डाल दिया है, कि अब शायद इनको लगता है कि दौर गुजर चुका है या किसी का दौर जबरन गुजारना है। जाहिर सी बात है, अगर अनुराग ठाकुर दिल्ली में बैठे हुए हैं तो वो चैलेंज किसके लिए है? वो जेपी नड्डा साहब के लिए चैलेंज है, वो यहाँ पे किसी के लिए चैलेंज नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं डॉक्टर साहब की एक सहूलियत की सियासत जो है वो चल रही है, लेकिन जिस परिवार विचार की बात भाजपा करती थी अब उससे वो हट चुकी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेसियों की तो जो गलती है वो लगभग 1.25 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। आज शायद कांग्रेस हाईकमान को भी पता लग गया होगा कि ऐसी परिस्थितियां अगर बनी तो किस तरह से बनी। अगर अब भी कांग्रेस हाईकमान को पता नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी सरकारें कितनी बची हैं, उनका सारा हिसाब किताब कितना सा बचा है, तो एक बड़ी खतरे की घंटी तो कांग्रेस के सामने है ही है। लेकिन विचारधारा के मामले में सबसे बड़ी एक घंटी तो छोड़िए, जिस तरह से घंटा घर का बड़ा घंटा होता है, वो बीजेपी जो मंदिर की बात करती है उसके सामने बजने शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब जी, विवेक जी, मनमोहन जी ने बड़ी बात कही कि भाजपा का जो नया कल्चर चला है वह कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है अब। मैं मनमोहन जी के ध्यान में 2 विषय डालना चाहता हूँ। इन्होंने शांता कुमार जी का अभी उदाहरण देते हुए कहा कि वो भी आहत हैं। शांता कुमार जी ने ये भी कहा है कि अनुराग के अगेंस्ट कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं देना चाहिए। ये शायद इनके ध्यानार्थ नहीं है। और दूसरा जो ये अभी बात कर रहे थे मार्कंडेय जी की, इनको मैं बता दूं कि अटल टनल के माध्यम से ही आप उन तक पहुंचेंगे और आपके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है आज की डेट में। और रहा सवाल हमारे मित्र अपना उदयवीर जी ने जो विषय उठाया, अनुराग जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और हिमाचल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। और मैं बता दूं, ही इज अ सेकंड लाइन इन द नेशनल बीजेपी। उनके लिए इस प्रकार का दृष्टिकोण रखना अपने दृष्टिकोण को छोटा करने के समान है। हम फिर भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कभी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं जाती। हम मूल विचारधारा हमारा विषय है और हमारी विचारधारा राष्ट्रीय निर्माण है, व्यक्ति निर्माण नहीं है। हम व्यक्तियों की पर्सनैलिटी डेवलप करने में विश्वास नहीं रखते, राष्ट्र निर्माण में करते हैं। व्यक्ति तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, ये सामान्य प्रक्रिया है। जी मनमोहन जी, इनको शायद भूल रहा है कि अटल टनल का शिलान्यास जो किया था यूपी सरकार ने किया था, श्रीमती सोनिया गांधी जो उस समय यूपी की चेयरपर्सन थी, उन्होंने किया था। वो सुचारू काम है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा व्यक्ति विशेष के पीछे ना चलने वाले लोगों को, कि इन्होंने अनुराग जी की बात ये कर रहे हैं, अनुराग जी को सबसे बड़ा जो उनका दुश्मन, उनका विरोधी है राजेंद्र राणा। अब इनको क्या जरूरत पड़ गई उनको गले लगाने की। और तीसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगा कि जिस तरह की ये बात कर रहे हैं व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं चलती है ये पार्टी। अगर आज ये दम रखते हैं तब पूछे अपने प्रधानमंत्री से कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, पूछे प्रधानमंत्री से कि 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे। अगर ये विशेष के पीछे नहीं है तो एक बार अपने प्रधानमंत्री से भी पूछे ना सवाल। अगर ये फेस नहीं सब कुछ होता है, फेस से ही सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो इनको ये कहना नहीं चाहिए कि हम व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं है। जी, उदय जी से लास्ट क्वेश्चन ले लूंगा। जी उदय जी, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है सर कि अभी तक के हालात में अपनी सियासत की हालत ठीक करने के लिए इन दोनों पार्टियों में जंग छिड़ी हुई है। और इसमें सामाजिक हालात क्या हैं और इनकी सोच की वजह से अगर इनके कार्यकर्ता टूट रहे हैं या कांग्रेस के नेता बिखर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है कि जो असर है वो हिमाचल के समाज पर भी पड़ेगा। तो ऐसे रहनुमा जब आगे आएंगे और ऐसी ऐसी चीजें स्थापित की जाएंगी जो कि एक किसी को लोकतंत्र की हत्या दिख रही है, कांग्रेसियों को खास करके, बीजेपी को सरकार दिख रही है। एक भी बयान ऐसा अभी तक बीजेपी नेताओं का नहीं आया कि हमें सरकार बनानी जरूरी नहीं है। यही कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव होंगे, तो सत्ता ही क्या सब कुछ होगी, समाज कुछ ने बोला है, कल भी कोटलैड में बोला है उन्होंने कि 4 जून को हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, सत्ता अहम होगी और जनता दोनों दलों के लिए वहम बन गई। और हैरानी की बात है कि दोनों दलों के जो नेता हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी चलिए,
चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जो बागियों का स्वागत भाजपा कर रही है अपने लोगों की कीमत पे, अपने नेताओं की कीमत पे, अपने वर्कर की कीमत पे, हर जगह उसका विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उनके जो भी प्रयास हो रहे हैं हिमाचल में, आज तक वो उनको असफलता ही हासिल हुई है। राज्यसभा की सीट उन्होंने जरूर जीत ली है क्रॉस वोटिंग से, लेकिन वहां दावे अब किए जा रहे हैं कि 4 जून को कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन संख्या बल को देखें तो ऐसा होता प्रतीत नहीं दिख रहा है। और लेकिन उसके चक्कर में अपने घर में आग की चिंगारी जरूर भाजपा ने डाल ली है, और आने वाले समय में वो दहकेगी आग, और उससे कहीं ना कहीं भाजपा झुलसेगी। ऐसा आकलन अभी से लगने शुरू हो गया है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।